हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आकार की टेस्टिस को लगा रहे हैं। आज के हमारी टेस्टिस की बात किया तो भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के सेगमेंट पर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्टिस यहाँ पर होने वाली है। बेसिकली अगर इस चैनल पर अगर आप जाके देखोगे तो हमने यहाँ पर MGI CS की भी टेस्ट स्टार्ट कर दी है। फुल FLT टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, उसको भी जरूर आप लोग जो है गौर करके अच्छे से देख लीजिएगा। और बहुत जल्दी इसके भी आपके टेस्ट जो है आपके फुल टेस्ट वाले लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी PDF वगैरह डाउनलोड करना है आपको तो हमारे ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से जो है आप लोग डाउनलोड उसको कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 का प्राथमिक लक्ष्य 2030 तक भारत की कुल निर्यात जिसमें वस्तु एवं सेवा को किस स्तर तक पहुंचाना रखा गया है। तो सीधी सी बात यहाँ पर क्या कही जा रही है, कहा जा रहा है कि भारत की जो नई विदेश व्यापार नीति 2023 है, जिसमें प्राइमरी लक्ष्य क्या रखा है 2030 तक भारत के कुल निर्यात में वस्तु एवं सेवा को किस स्तर तक ले जाने की बात की गई है। 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने की बात यहाँ पर की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है ना। चलिए बात की जाए G20 के संदर्भ में ट्रोइका का क्या अर्थ है। तो G20 के संदर्भ में ट्रोइका का मतलब होता है वर्तमान, पिछला और अगला अध्यक्ष। क्या होता है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पिछला अध्यक्ष कौन रह चुका है और आने वाले समय में अगला अध्यक्ष कौन होगा, जिसे ट्रोकाइका के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग बना हुआ है। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को किस वर्ष एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला गया था। कहा जा रहा है कि भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कौन सी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में किस वर्ष बदला गया था। 2014 में बदला गया था। जिस साल कौन आए थे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने नवंबर 2014 में जो है लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंजेस जो है कर दिया था। नेक्स्ट आता है आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी किस घोषणा पत्र के माध्यम से। देखो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि आसियान की स्थापना तो 1967 में की गई, 8 अगस्त 1967 को की गई थी, लेकिन बात की जा रही किस घोषणा के माध्यम से की गई, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है साप्टा। साप्टा की बात की जा रही है कि साप्टा को कब लागू हुआ था। जो साप्टा जो है कब लागू किया गया, साप्टा की बात की है दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार व्यवस्था है जिसे साप्टा कहते हैं, और यह साप्टा व्यवस्था 1995 में जो है लागू की गई थी 1995 में। तो 7 दिसंबर 1995 को क्या हो गया था, प्रभावी रूप से लागू जो है हो चुका था। अगर सार्क के देशों के माध्यम से इसको जो है लाया गया था, तो सार्क देशों की बात किया तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान जो है आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साप्टा की स्थापना जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किस मंच पर किया गया है। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ की बात किया है तो G20 शिखर सम्मेलन पर जो है किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सार्क के अंतर्गत साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की गई है। सार्क के अंतर्गत साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की बात किया है नई दिल्ली में स्थापित की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, नई दिल्ली में। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में किस शहर में आयोजित किया गया था। तो सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन 1985 में 1985 में हुआ था आपका ढाका बांग्लादेश में जो है इसका पहली बार आयोजन जो है किया गया था। जबकि सचिवालय की बात किया सार्क का कहां पर है, सचिवालय की अगर बात किया तो सचिवालय आप कहेंगे नेपाल में काठमांडू में स्थित है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की किसकी सिफारिशों के आधार पर की गई है। तो भाई बात की जा रही है कि जो आरबीआई की स्थापना है किसकी सिफारिशों पर की गई है, तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। हिल्टन यंग की जो सिफारिशें थी 1926 में लाई गई थी, याद रखिएगा। और 1926 के बाद आपका आरबीआई अधिनियम आया, आरबीआई जो एक्ट है वो आपका 1934 आया। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1935 में जो है की गई थी, है ना। और आपको 2 चीज और याद रखना है, नरसिम्हन जो समिति है वो आपकी बैंकिंग सुधार से संबंधित है, ये भी यहीं पर याद रखो। और शिवरामन समिति जो है नाबार्ड से संबंधित है, ये भी थोड़ा सा आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए सुमिलित करना है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन किस चीज से जो है सही सुमिलित है। जैसे रेपो दर क्या होती है, जो रेपो रेट होती है उसको क्या कहते हैं, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक के लिए ऋण देता है, शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है, उसे रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं, वह रिवर्स दर होती है जिस पर आरबीआई
जो है वह दर होती है जिस पर बैंक जो है आरबीआई के पास अपना अधिशेष धन जमा करता है और उस पर जो है एक तरीके से लोन मिल जाता है, एक तरीके से आपका इंटरेस्ट मिलता है, उसे हम रेपो दर कहते हैं। सीआरआर क्या बात कह रही है, सीआरआर कैसे कहते हैं, तो वह नगद जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है उसे सीआरआर कहते हैं। और एसएलआर, एसएलआर वह तरल संपत्ति होती है जो बैंकों को अपने पास रखनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एसएलआर के रूप में जो है जानते हैं। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। एसएलआर का मतलब होता है स्टेचरी लिक्विडेसी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों ही चीजें रखनी पड़ती हैं आरबीआई के पास। नेक्स्ट आता है अभिकथन कारण है, आरबीआई को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। क्या ही सही है, आरबीआई को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि जब वाणिज्य बैंक अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में कहीं और से असफल हो जाते हैं तो आरबीआई उन्हें संकट में उबारने के लिए ऋण प्रदान करता है अंतिम रूप से। तो आप कहेंगे दोनों ही सही हैं, ऑप्शन जो यहाँ पर होगा ए वाला होगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। आरबीआई के द्वारा जारी डिजिटल रुपया के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो डिजिटल रुपया के बारे में, आरबीआई के बारे में यहाँ बात करी, कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे बात की जाए तो यहाँ पर यह एक क्रिप्टो करेंसी है जो निजी है, भाई गलत है। यह एक ब्लॉकचेन आधारित है जो संप्रभु मुद्रा है जो भौतिक नकदी के समान है लेकिन डिजिटल रूप से उपलब्ध है, बिल्कुल बात ठीक है। इस पर ब्याज मिलता है, नहीं गलत है। यह बिटकॉइन जैसा स्थिर है, नहीं ये भी गलत है, स्थिर है। केवल आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है कि बेसल मानक के संबंध में बैंकिंग के किस पहलू से संबंधित है। भाई बेसल मानक का संबंध बैंकिंग के किस पहलू से संबंधित है, आप कहेंगे जोखिम प्रबंधन एवं पूंजी पर्याप्तता से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे कि हमने बताया कि हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो यूपीएससी नट। यहाँ पर आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज मिल जाती है और टेस्ट सीरीज की पीडीएफ जो है आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यूनिट 10 हो गया, एमपीजीके हो गया, सभी चीजें आपकी जो वहां पर उपलब्ध है, आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। बैंकिंग क्षेत्र में भुगतान बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन असत्य है। माफी चाहता हूं, भुगतान बैंक के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पूछ रहा है असत्य है, मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है। भुगतान बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें 2 लाख रुपए तक का जमा स्वीकार कर सकते हैं, करेक्ट है। इसमें एटीएम मतलब कि डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लोन दे सकते नहीं, ये जारी नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक है, बिल्कुल बात ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा कहेंगे, सी वाला जो है यहाँ पर असत्य था। सेबी को वैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। सेबी को 1992 में वैधानिक दर्जा मिल गया था। शैडो बैंकिंग का शब्द क्या मतलब होता है या प्रयोग कहाँ किया जाता है। शैडो बैंकिंग की बात करिए, एक तरीके से छाया बैंक जिसे हम कहते हैं। शैडो बैंक उस बैंक को कहते हैं जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए होता है, उसे शैडो बैंकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। चिट फंड का विनिमय मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। जो चिट फंड होते हैं उसका जो विनियमन है, रेगुलेशन है, कौन करता है, तो राज्य सरकारें चिट फंड का विनियमन के रूप में जो है जानी जाती है, कार्य करती है। वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई के द्वारा तैयार किए गए सूचकांक का नाम क्या है। तो वित्तीय समावेशन के लिए जो आरबीआई ने कुछ सूचकांक इंडिकेटर्स जारी करता है, या नाम जो क्या है, एफआई इंडेक्स नाम से जो है जाना जाता है, जान लीजिएगा एफआई इंडेक्स नाम से, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, एफआई इंडेक्स। कृषि क्षेत्र में ड्रोन दीदी योजना तथा किसान ड्रोन उपयोग किस प्रवृत्ति को दर्शाता है। भाई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ड्रोन दीदी योजना और किसान ड्रोन का जो उपयोग है किस प्रवृत्ति को दर्शाने की बात की जा रही है। तो कृषि मशीनीकरण, नहीं वही गलत है। सटीक खेती और कृषि में तकनीकों का समावेश, बिल्कुल ठीक है। कृषि क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव के बारे में, बिल्कुल। फसलों की निगरानी के बारे में, बिल्कुल। तो 2 3 4 सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण है, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे अभिकथन कहता है कि भारतीय कृषि में फसलों के विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है, बिल्कुल बात ठीक है। फसलों के विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है, एक साथ कई फसलों को कृषि की तकनीक को अपनाने के लिए, है ना। तो एक तरीके से 2 प्रकार की फसलों को, जैसे केवल गेहूं उपजाया जाता था तो धान को भी साथ में उपजाया जाए, इस टाइप में। कारण कहता है कि पारंपरिक गेहूं धान चक्कर से मिट्टी की उर्वरता को कम किया है और भूजल स्तर को गिराया है, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। ये ऑप्शन रहेगा ए आर, दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण भी सही यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ई नाम क्या है। ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार के उद्देश्यों में कौन सा एक शामिल नहीं है। चलिए ई नाम के बारे में बात की जा रही है कि कौन सा शामिल नहीं है, बात की जा रही है। एमपीएससी मंडियों को बंद करना, ये क्या सही है, हम कहेंगे ना भाई ये ऑप्शन तो गलत है। अब जो गलत है वही सही हो जाएगा। एक देश एक बाजार की अवधारणा को लागू करके किसानों को उपज बेचने के लिए डिजिटल मंच प्रदान करना, जैसे ई नाम कहते हैं, करेक्ट है।
एकीकृत बाजार बनाना, इंटीग्रेशन बाजार करना, बिल्कुल ठीक है। बिचौलियों को कम करना और पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी लाना, ये भी करेक्ट है। तो बी सी डी सही है, जबकि ए ऑप्शन शामिल नहीं है। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ उद्देश्य है। कौन सी योजना किस उद्देश्य से संबंधित है, यहां पर बात की जा रही है। जैसे अगर बात की जाए यहां पर जो है पीएम कुसुम योजना का संबंध जो है सौर ऊर्जा पंप से संबंधित है। पीएम मत्स्य संपदा योजना की बात की जाए तो नीली क्रांति से संबंधित है। एग्री इंफ्रा फंड की बात की जाए तो फसल कटाई के प्रबंधन से संबंधित है। और परंपरागत कृषि विकास योजना की बात की जाए जैविक खेती से संबंधित है। यहां पर आपका जो है ए ऑप्शन यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना का मूल उद्देश्य क्या है। उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना का मूल उद्देश्य क्या है। तो कंपनियों को उनके द्वारा भारत में बढ़ाए गए उत्पादन और बिक्री पर नगद प्रोत्साहन देना इसका जो है उद्देश्य है। बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो घरेलू जो विनिर्माण उद्योग होता है उसको बढ़ावा देना इसका मूल रूप से उद्देश्य माना गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात की जाए, बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है, 2021 में प्रारंभ किया गया था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनिकॉर्न जो शब्द होता है ये भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या अर्थ है। भाई यूनिकॉर्न आपने सुना होगा, जो स्टार्टअप्स के मामले में यूनिकॉर्न बोली जाती है, कंपनी यूनिकॉर्न में शामिल होगी इस टाइप में। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। तो 1 अरब डॉलर से अधिक मूल्यवान वाला स्टार्टअप होता है उसे यूनिकॉर्न कंपनी या यूनिकॉर्न के मामले में जो है माना जाता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश जो है बन गया है, याद रखिएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उद्योग 4.0 के प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है। उद्योग 4.0 के प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है, बात की जा रही है। इंटरनेट शामिल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी शामिल है, 3D प्रिंटिंग भी शामिल है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग इसमें शामिल जो है नहीं है। तो सी और डी ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का लक्ष्य ई कॉमर्स क्षेत्र में क्या है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का लक्ष्य ई कॉमर्स क्षेत्र में क्या है, बात की जा रही है। तो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों का एकाधिकार समाप्त करके ई कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना इसका जो है आपका उद्देश्य या लक्ष्य माना जा रहा है। इसी तरह सेवा निर्यात के मामले में कौन सी नई प्रवृत्ति देखी जा रही है। सेवा निर्यात के मामले में बात की जा रही है तो आईटी के अलावा बिजनेस कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रोफेशनल सेवाओं को बढ़ना हिस्सा बनाना जो है सेवा निर्यात के मामले में नई प्रवृत्तियों में देखा जा रहा है। अब आईटी के अलावा बिजनेस कंसल्टिंग भी हो, इंजीनियरिंग डिजाइन भी हो, प्रोफेशनल सेवाएं भी हो, दी जा रही है। प्रोफेशनल सेवा का मतलब तो आप यहां तक समझ लो कि डिजिटली आपको कंटेंट राइटर हो जाते हैं, डिजिटल ग्राफिक्स वाले होते हैं, ये सभी भी आपकी सेवा में आ रहे हैं। हील इन इंडिया पहल किस सेवा से क्षेत्र से संबंधित है। हील इन इंडिया पहल की बात किया है, चिकित्सा पलटन संबंधित है। चिकित्सा पलटन से हील इन इंडिया पहल जो है संबंधित है। अतिथि देवो भव इसमें जो है मूल मंत्र माना गया है। इन स्पेस ई का क्या अर्थ है। इन स्पेस ई की बात की जा रही, क्या अर्थ है। अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है जो अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देती है और उसे रेगुलेट करने का काम करती है। उसे इन स्पेस ई के नाम से जो है जानते हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, ये क्या है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या है। तो आप कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत स्थित केंद्र हैं, याद रखिएगा, जिसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के नाम से हम जानते हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसे इंडिया स्टैक भी कहते हैं, उसमें क्या शामिल है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के मामले में जिसे इंडिया स्टैक भी कहा जाता है, उसमें क्या शामिल है, बात की जा रही है। तो आधार यूपीआई डेटा एम्पावरमेंट शामिल है। सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक तरफ जिला आता है, एक तरफ एक जिला एक उत्पाद आता है। कौन सा जिले से किस उत्पाद के बारे में जाना जाता है। जैसे बुरहानपुर की बात की जाए तो केला के लिए, बैतूल की बात की जाए तो सागौन की लकड़ी के लिए, नरसिंहपुर की बात किया तुवर दाल गन्ना के लिए, पन्ना की बात किया तो करौंदा के लिए जाने जाते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण है, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जैसे अभिकथन कहता है कि अलीराजपुर जिले का चयन एक जिला एक उत्पाद के तहत महुआ एवं उससे बने उत्पादों के लिए किया गया है, करेक्ट है। कारण कहता है कि महुआ आदिवासी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है जिसमें मूल्य संवर्धन से स्थानीय स्तर पर आय में जो है वृद्धि होगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ए ऑप्शन रहेगा, ए आर दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सीताफल किस जिले की पहचान है। सीताफल की बात करें तो सिवनी जिले की पहचान है, याद रखिएगा, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट है।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत भौतिक अवसंरचना जो बेसिक या फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्तंभ में ऊर्जा क्षेत्र का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो ऊर्जा क्षेत्र का क्या ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का विकास करना, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना, आपके भौतिक अधोसंरचना में जो है आपका ग्रीन एनर्जी का जो है ऊर्जा क्षेत्र में विकास का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र से क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा इससे सबसे ज्यादा। कोदो कुटकी एक ऐसा मोटा अनाज है जिसे किस जिले का एक जिला एक उत्पाद माना गया है? तो कोदो कुटकी एक जो कि एक मोटा अनाज है किस जिले का एक जिले के उत्पाद में माना गया है? तो दो जिले आते हैं इसमें, एक तो डिंडोरी आता है, दूसरा आपका मंडला जिला आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा स्तंभ के तहत सीएम राइज स्कूल का क्या लक्ष्य है? भाई जो आपने देखा होगा सीएम राइज स्कूल बन रही है, सीएम राइज स्कूल का जो है अर्थ पूछा जा रहा है, क्या लक्ष्य रखा गया है? तो विश्व स्तरीय संसाधनों में स्कूल विकसित करना, क्या करना है? विश्व स्तरीय संसाधनों में स्कूल विकसित करना जो है सीएम राइज स्कूल के तहत रखे गए हैं। बात ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत अर्थव्यवस्था और रोजगार के स्तंभ में एमएसएमई को विकास का इंजन क्यों माना गया है? तो मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर के तहत जो है अर्थव्यवस्था और रोजगार में एमएसएमई को बात की जा रही है कि इंजन क्यों माना गए हैं? इसलिए माने गए हैं क्योंकि वे कम पूंजी में अधिक रोजगार सृजन करते हैं और विकेंद्रीकृत विकास करते हैं, इसलिए इनको अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में माना गया है। झाबुआ जिले में कौन सा उत्पाद एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल है जिसे पहले जीआई टैग मिल चुका है? तो कौन सा उत्पाद है? कड़कनाथ मुर्गा है, सभी को पता होगा, सभी को याद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है बफर में सफर पहल का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? बफर में सफर का संबंध की बात किया है तो पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। एक जिला और एक जिला उत्पाद है, कौन सा जिला? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा। नर्मदापुरम आपका पर्यटन के लिए, सागर आपके कृषि उपकरण के लिए, दमोह आपके चना के लिए और छतरपुर लकड़ी के फर्नीचर के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2021 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश के किस जिले की पहचान है? चिन्नौर चावल को बालाघाट जिले के लिए जो है जाना जाता है। जीआई उत्पाद है मतलब जीआई टैग है और किस जिले से संबंधित है बात की जा रही है। जैसे चमड़े के खिलौने की बात किया तो इंदौर से संबंधित है, गजक की बात किया तो मुरैना से संबंधित है, गोंड पेंटिंग की बात किया तो डिंडोरी बालाघाट मंडला से एवं बाटिक प्रिंट उज्जैन से संबंधित है। तो इस तरीके से आप जरूर याद इनको करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण आता है, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जाए तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन मध्य प्रदेश सरकार ने आईपीआर नीति के तहत एमएसएमई इकाइयों को पेटेंट और ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है इसका उद्देश्य है कि छोटे उद्योगों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना और ब्रांड को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ए वाला यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जबलपुर के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग सूची में शामिल किया गया है? तो ऐसा कौन सा जबलपुर का उत्पाद है जिसे जीआई टैग सूची में शामिल किया गया है? पत्थर शिल्प को जीआई टैग सूची में रखा गया है। एक तरफ शिल्प उत्पाद है, दूसरी तरफ स्थान है, कौन सा शिल्प उत्पाद किस स्थान के लिए जाना जाता है? जैसे बात यहाँ पर की जाए चंदेरी साड़ी अशोकनगर जिले से, धातु शिल्प दतिया टीकमगढ़ से, रतलाम से और महेश्वर साड़ी खरगोन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है ग्वालियर के किस विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ग्वालियर के हस्त निर्मित कालीन, हाथों से बनी हुई कालीन को जो है जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखिएगा। रियावन किस उत्पाद की किस्म है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया है? तो रियावन जो है लहसुन की एक उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है और लहसुन जो है मंदसौर जिले से संबंधित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बारासिवनी बालाघाट की साड़ियों को जीआई टैग मिलने की प्रक्रिया क्या विशेषता है? तो बारासिवनी जो है बालाघाट से संबंधित साड़ियां प्रमुख है, लेकिन जीआई टैग मिलने की क्या विशेषता के लिए जानी जाती हैं? इसमें हाथ से जटिल काटे गए डिजाइन होते हैं, इसलिए से जो है एक जीआई टैग के लिए विशिष्टता जो है प्रदान की गई है। 51 क्वेश्चन की बात करेंगे, 50 क्वेश्चन अभी तक हमारे लग चुके हैं। मध्य प्रदेश का जीआई टैग उत्पाद नहीं है, तो इन चारों में कौन सा मध्य प्रदेश का जीआई टैग उत्पाद नहीं है? नागपुरी संतरा है, देश बाबरी पान है, कठियावाड़ गेहूं है, जबकि भदोही की कालीन जो है आपका नहीं है। डिंडोरी की गॉड पेंटिंग में आईपीआर संरक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो आप कहेंगे विशिष्ट बिंदु रेखाओं की शैली बनाना, इसमें जो है आईपीआर देने का केंद्र बिंदु माना गया था। मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त करने का मुख्य कारण क्या है? तो अभी तक 7 बार से ज्यादा मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ पुरस्कार मिल चुका है। सिंचाई क्षमता में भारी विस्तार करना, गेहूं और दलहन के उत्पादन में बहुत वृद्धि करना, इसीलिए कृषि कर्मठ पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अभी तक 7 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिल चुका है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर को भारत का डेट्राइट क्यों कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के पीथमपुर को भारत का डेट्राइट क्यों कहा जाता है? ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण जो है कहा जाता है।
कृषि विपणन में सुधार के लिए ई उपार्जन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि मार्केटिंग, एग्रीकल्चर में मार्केटिंग में सुधार हो सके, इसके लिए ई उपार्जन पोर्टल का उद्देश्य क्या रखा गया है? तो खरीद की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना है, समय पर एमएसपी भुगतान सुनिश्चित करना, इसका जो है ई उपार्जन पोर्टल को बनाया गया है। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का संकेंद्रण सतना कटनी बेल्ट में अधिक क्यों देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का जो संकेंद्रण सतना कटनी बेल्ट में देखने को मिलता है, भाई क्यों मिलता है? क्योंकि चूना पत्थर की प्रचुरता के उपलब्धता के कारण जो है मिलता है। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता को 2003 में 7.5 लाख हेक्टेयर थी, वर्तमान में 23-24 में बढ़कर लगभग कितनी हो चुकी है? तो 2003 में 7.5 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता थी, जो 2023-24 में बात की जा रही है तो 45 लाख हेक्टेयर जो है हो चुकी है। सी ऑप्शन सही है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला निगम निगम कौन सा बना, जिसने जल आपूर्ति परियोजना के लिए धन जुटाया है? आप कहेंगे इंदौर बना है। इंदौर पहला नगर निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जिला बन गया है, याद रखिएगा, यह नगर निगम बन गया है। मध्य प्रदेश में एमएसएमई विकास निगम की भूमिका के संदर्भ के बारे में क्या ऑप्शन सही है? तो एमएसएमई के विकास निगम की भूमिका के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह जो है क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देता है, यही आपकी भूमिका रहती है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की प्रस्तावित क्षमता कितनी है, जो राज्य की हरित व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा? तो 600 मेगावाट की जो है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता है। अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने के लिए प्रस्तावित है? अटल प्रगति पथ की बात करें तो किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? आप कहेंगे चंबल क्षेत्र के लिए अटल प्रगति पथ को जाना जा रहा है। मध्य प्रदेश में कुल नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का भारत में छठा स्थान है कुल नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कारखानों पर विचार करना है, निम्नलिखित में से कौन से कारखाने जबलपुर में स्थापित हैं या स्थित हैं? तो जबलपुर में आपकी ग्रे आइस फैक्ट्री है, गन कैरेज फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में, ये सभी जबलपुर में है, जबकि एल्कलाइड फैक्ट्री आपकी नहीं है। एल्कलाइड फैक्ट्री आपकी नहीं है, याद रखिएगा। तो 2, 3, 4 सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। एल्कलाइड जो फैक्ट्री है वह आपकी नीमच जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर एवं उससे संबंधित उत्पादों के उत्पादन के लिए क्लस्टर बनाया गया है? तो ट्रांसफार्मर से संबंधित बात किया तो ग्वालियर के लिए जाना जा रहा है। एक तरफ औद्योगिक केंद्र है, दूसरी तरफ जिला है। जैसे मनीरी की बात किया तो मंडला में है, बामोर की बात किया तो मुरैना में है, पीलूखेड़ी की बात किया तो राजगढ़ में है, और बोरगांव की बात किया तो छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ आता है अभिकथन और कारण है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसकी बात की जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा प्राप्त है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाल के वर्षों में किसान सोयाबीन के बजाय अन्य फसलों की ओर भी रुख कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बात ये भी करेक्ट सही है, सोया स्टेट का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अब किसान सोयाबीन के बजाय और भी फसलों को देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा येलो मोजेक रोग से सोयाबीन की उत्पादकता में जोखिम बढ़ रहा है, तो आपका सही है। अब इसमें आपको एक चीज और रखना है, सोयाबीन की उत्पादकता के लिए कौन सा रोग इंपोर्टेंट हो रहा है? येलो मोजेक रोग जो है सोयाबीन के लिए कमी जोखिम पैदा कर रहा है, तो आप कहेंगे ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो स्टार्टअप्स के बारे में इसका उद्देश्य है कि उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन देना, करेक्ट है। राज्य सरकार के द्वारा स्टार्टअप्स को सरकारी निविदाओं में अनुभव और टर्नओवर की शर्तों में छूट प्रदान करना, दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। जैसे बात किया कपास निवाड़ क्षेत्र में उत्पाद होता है, करेक्ट है। सरसों की बात किया तो मध्य भारत के पठार में होता है, करेक्ट है। कॉफी की बात किया तो रीवा के पठार में नहीं है। कॉफी की बात किया तो मध्य प्रदेश में कॉफी रीवा के पठार में नहीं होती है, बल्कि बैतूल जिले के आसपास होती है, वो भी सीमित मात्रा में। बैतूल जिले के आसपास होती है, वो भी सीमित मात्रा में होती है, तो सी ऑप्शन गलत है। चावल पूर्वी मध्य प्रदेश में होता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, तो ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन गलत है। धार जिले में स्थित पीएम मित्र पार्क का संबंध अधोसंरचना के किस विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है? तो आप कहेंगे किस क्षेत्र से? एकीकृत वस्त्र उद्योग से संबंधित है आपका पीएम मित्र पार्क धार जिले में, जो कि आपका बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का प्राथमिक लक्ष्य समूह कौन सा है? तो मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का प्राथमिक लक्ष्य समूह की बात की जा रही है, तो किसानों के शिक्षित पुत्र पुत्री जो है इसमें प्राथमिक लक्ष्य के मामले में रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में कुसुम योजना का क्या उद्देश्य है? कुसुम योजना की बात की जा रही है, क्या उद्देश्य है? तो किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सोलर पंप एवं छोटे सोलर प्लांट लगाने में मदद करना, पीएम कुषाण योजना का उद्देश्य रखा गया है नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में।
नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में है? तो मध्य प्रदेश फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सा तथ्य सही है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य में गरीबों की संख्या लगभग 15% से अधिक की गिरावट जो है दर्ज की गई है। तो राज्य में जितने भी आपके गरीब थे उनमें 15% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का सबसे कमजोर प्रदर्शन लक्ष्य क्या है? सबसे कमजोर प्रदर्शन लक्ष्य क्या है? आप कहेंगे लक्ष्य नंबर 9 जो है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे संबंधित, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला है। केवल 39 अंक इसमें आपको प्राप्त हुए हैं। एसडीजी 6 साफ पानी एवं स्वच्छता के तहत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जला प्रमाणित जिला बन गया है? तो बुरहानपुर जिला। मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है बुरहानपुर जिला, हर घर जल में पानी जो है नल के माध्यम से पहुंचा दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के रीवा सौर परियोजना और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर प्रोजेक्ट के तहत किस एसडीजी से संबंधित है? तो एसडीजी 7 से है संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार विजन 2030 दस्तावेज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने विजन 2030 रखा हुआ है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य मतलब कि एसडीजी को राज्यों में लागू करना, इसका जो है प्राथमिक लक्ष्य जो है इन्होंने रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल योजना किस एसडीजी लक्ष्य के गुणात्मक सुधार का प्रयास करती है? तो एसडीजी 4 इसमें जो है सीएम राइज स्कूल के तहत जो है देखने को मिलता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग का नया नाम अब क्या हो चुका है? तो मध्य प्रदेश राज्य नीति योजना एवं आयोग हो चुका है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग नया नाम हो चुका है। नेक्स्ट आता है, एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में जो लैंगिक अनुपात है सुधार के सकारात्मक सामाजिक बदलाव का संकेत करता है? तो आप कहेंगे बालिका जो भ्रूण हत्या होती थी उसमें कमी आना, लैंगिक जो भेदभाव होते थे उसको घटना जो है आपके लैंगिक अनुपात में देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 2011 के संदर्भ में लैंगिक अंतराल में कौन सा कथन सही है? तो पुरुष और महिला साक्षरता में 19% से अधिक का अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। पुरुष जो साक्षर है, देखो मेल जो साक्षर है यहां पर बात की जा रही है 78.73% है, जबकि फीमेल साक्षरता की बात की जा रही है यहां पर जो है फीमेल साक्षर जो है आपके 59.24% है, याद रखिएगा। ठीक है, विकास कौशल विकास के क्षेत्र में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखो कमाओ योजना का है उद्योगों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देकर युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाना। इसको जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को शुरुआत 2023 में जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का मानव संसाधन विकास के परिप्रेक्ष्य में दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? लाडली लक्ष्मी जो योजना मानव संसाधन विकास के लिए चल रही है, इस पूछ रहा है कि लॉन्ग टाइम के लिए इसका उद्देश्य क्या माना जा रहा है? तो बालिकाओं को जन्म के प्रति सकारात्मक सोच बनाना और उनकी शैक्षणिक स्थिति में सुधार करना लाडली लक्ष्मी योजना का लॉन्ग टाइम के लिए जो है उद्देश्य माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस शहर में सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है या कौन सा शहर है? आप कहेंगे भोपाल जिला है, जहां पर सिंगापुर की से सहायता प्राप्त करके ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना जो है मध्य प्रदेश में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है, जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी माध्यम में भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अक्सर भारत का इथोपिया की संज्ञा किस कारण दी जाती है? तो मध्य प्रदेश का जो आपका कौन सा जिला है? श्योपुर जिला है। श्योपुर जिले को भारत का इथोपिया की संज्ञा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक कुपोषण के कारण, कैसा है, कुपोषण ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं चीजें, इसलिए कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया श्योपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना की तुलना में 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश का बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की आयु में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 14 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, याद रखिएगा। 2001 में अगर बात की जाए तो 932 था प्रति 1000 बच्चों पर, है ना, और 2011 में अगर बात की जाए तो 918 हो चुका है प्रति 1000 पर। तो आप कहेंगे 14 अंकों की गिरावट देखने को जो है मिली हुई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो आपके उज्जैन जिले में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों में बौनापन का मुख्य कारण क्या है? तो बौनापन का मुख्य कारण यह है दीर्घकालीन कुपोषण होना, ये सबसे बड़ा बौनापन का कारण जो है देखने को मिल रहा है।
रुक जाना नहीं योजना कौन सी योजना है? रुक जाना नहीं योजना का संबंध किससे है? तो 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हो जाते हैं उनके पास होने का दूसरा अवसर देना, इसीलिए रुक जाना योजना को लाया गया है। जो 10वीं और 12वीं में फेल हो जाते हैं वो फिर आगे नहीं पढ़ते, पर उनको पढ़ने के लिए और प्रोत्साहित करना, उत्तीर्ण होने के अवसर देना, इसलिए रुक जाना नहीं योजना लाई गई है। ग्रामीण स्वास्थ्य में आशा कार्यकर्ताओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो भाई ग्रामीण स्वास्थ्य में आशा जो कार्यकर्ता होती हैं सामुदायिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती हैं, इसीलिए आशा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट आता है नई शिक्षा नीति के तहत जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं? विशेष शैक्षणिक सत्र के क्षेत्र में जो है रखा जा रहा है एनईपी 2020 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में लागू तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का मूल फोकस तंत्र किस माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है? तो स्वयं सहायता समूहों के गठन करके और बैंक लिंकेज के द्वारा इनको जो है स्वयं सहायता समूह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए महिलाओं को जो है आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। नेक्स्ट आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन लक्ष्य के सापेक्ष मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जीएसडीपी के किस स्तर तक ले जाने का जो है लक्ष्य रखा हुआ है? तो 550 बिलियन डॉलर तक का जो है मध्य प्रदेश ने भी लक्ष्य रखा है। भारत के सापेक्ष 5 ट्रिलियन डॉलर के याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का स्थान देश की अर्थव्यवस्था में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का स्थान देश की अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार राज्य के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी क्षेत्र में जिसमें उद्योग और निर्माण आते हैं प्रचलित भावों पर जो है लगभग कितना प्रतिशत का योगदान देता है? तो आप कहेंगे जो योगदान है 19.03% का योगदान जो है सेकेंडरी क्षेत्र जो है देता है। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात किया प्राथमिक क्षेत्र की तो 44.36% का योगदान देता है जिसमें कृषि पशुपालन आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 19.03% देता है जिसमें विनिर्माण बिजली गैस वगैरह आते हैं। और टर्सरी तृतीय क्षेत्र की बात करें जिसमें 36.61% का योगदान है जिसमें सेवाएं व्यापार होटल वगैरह का स्थान आता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपनी प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? पहली खनिज नीति की बात की जा रही है तो 1995 मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति को लाया गया था। वर्तमान में देखा जाए तो खनिज नीति कौन सी है? तो वर्तमान में 2010 की खनिज नीति बरकरार है। नेक्स्ट आता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट किस नदी प्रणाली पर स्थित है और कहां से कहां तक है? तो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट की बात किया है गंगा भागीरथी हुलगी नदी पर बना हुआ है प्रयागराज से हल्दिया तक। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन मुद्रा बाजार का हिस्सा है? तो मुद्रा बाजार की बात की जा रही कौन हिस्सा है? आप कहेंगे ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं मुद्रा बाजार के हिस्से के रूप में जाने जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज हमने यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चनों की बात की है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इसी तरीके की आप वीडियो देखोगे तो मल्टीपल चैनल पर वीडियो लग रही है, आप जाके देख सकते हो। आपकी परीक्षा धाम पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है, सिलेक्शन तक कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 10। आपकी बहुत सारी बुक तो ऐसी हैं जो केवल आपको हमारे ऐप पर मिलेंगी, जैसे कि हमने बताया यूपीएससी नट नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से सर्च करके वहां पर जो है वीडियो को देख सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।